पार्ट 11 जर्मनी का एकीकरण। सन 1870 में यूरोप के मानचित्र पर पहली बार एक संगठित और शक्तिशाली राज्य के रूप में वर्तमान जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। सदियों से ये जर्मन भाषी प्रदेश 300 से अधिक छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था। ये सभी राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के अधीन माने जाते थे, पर पवित्र रोमन साम्राज्य में जर्मनेतर हिंसा की प्रधानता थी। इन 300 से अधिक राज्य को एक केंद्रीय जर्मन राजसत्ता के अधीन गूंथने की स्थिति उत्पन्न करने के लिए जर्मनी भाषी लोगों को अनेक उतार चढ़ाव और लंबे बौद्धिक राजनीतिक संघर्ष से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष की कहानी में ही जर्मन राष्ट्रवाद के जन्म और विकास का इतिहास विद्यमान है। सुविधा के लिए जर्मन राष्ट्रवाद की इस प्रसव यात्रा के 3 चरणों में विभाजित किया जा रहा है। 1. वियना कांग्रेस 1815 के पूर्व। 2. वियना कांग्रेस से बिस्मार्क के प्रधानमंत्री बनने यानी कि 1862 तक। 3. 1862 से जर्मन साम्राज्य की विधिवत स्थापना यानी 1870 तक। प्रथम चरण कोष्ठक में वियना कांग्रेस के पूर्व। जर्मन राष्ट्रवाद की यह विशेषता रही है कि उसका जन्म किसी राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से नहीं, बल्कि एक सशक्त बौद्धिक सांस्कृतिक आंदोलन के भीतर से हुआ था। इस बौद्धिक सांस्कृतिक आंदोलन का जन्म 18वीं शती के उत्तरार्ध में बार्बन नरेशों के नेतृत्व में फ्रांस के राजनीतिक विस्तार एवं फ्रांसीसी राष्ट्रवाद की आक्रामक प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। फ्रांसीसी लोग अपनी भाषा, साहित्य, नाट्य मंच, वेशभूषा, खानपान, शिष्टाचार, कला व संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और जर्मन भाषी लोगों को इस दृष्टि से हीन अथवा असभ्य समझते थे। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के इस सांस्कृतिक आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए जर्मन भाषी प्रदेशों में एक सशक्त साहित्यिक आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे रोमांटिक आंदोलन कहा जाता है। हाले, जेना, गोटिंजेन, बर्लिन आदि अनेक विश्वविद्यालय इस आंदोलन के गढ़ बने। बाख ने अपनी संगीत रचनाओं के द्वारा जर्मनों को भावविभोर किया। लेसिक ने फ्रेंच नाटकों के अनुकरण की निंदा करके जर्मन राष्ट्रीय नाटक आंदोलन की नींव डाली। हर्डर ने जर्मनी के लोक साहित्य को लोकप्रिय बनाया और पहली बार जर्मन बौद्धिकों को यह विचार प्रदान किया। जर्मन राष्ट्रीय भावना की अस्तित्व रक्षा के लिए भौगोलिक एकता की स्थापना अति आवश्यक है, इसलिए हर्डर को जर्मन राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। गेटे और शिलर जैसे कवियों ने अपनी उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा से जर्मन मानस को नया आत्मविश्वास प्रदान किया। कांट और हेगले आदि दार्शनिकों ने जर्मन राष्ट्रवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की। ग्रिम बंधुओं ने जर्मन भाषा के लिए एक नई व्याकरण की रचना करके उसके विकास का मार्ग खोल दिया। नेपोलियन का आक्रमण। जर्मन राष्ट्रवाद की ये सांस्कृतिक आधार भूमि तैयार हो रही थी कि सन 1803 में नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रेंच सेनाओं ने जर्मन भाषी प्रदेशों को रौंद डाला और जेना के युद्ध स्थल पर सबसे बड़े जर्मन राज्य प्रशासन को करारी पराजय का अपमान झेलना पड़ा। जर्मन भाषी प्रदेशों को फ्रांसीसी साम्राज्य का अंग बना लिया गया। विदेशी आक्रमण और दास्ता के अपमान से तिलमिलाकर जर्मन राष्ट्रवाद ने प्रबल राजनीतिक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। फिक्ते और शेलेगल आदि अनेक बौद्धिकों ने अपने जोशीले भाषणों के द्वारा जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी चेतना को जागृत कर फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिरोध को खड़ा किया। इस राष्ट्रीय प्रतिरोध की परिणति 1813 में लीपजिग के मैदान पर नेपोलियन की करारी पराजय के रूप में हुई। एक प्रकार नेपोलियन का आक्रमण जर्मन राष्ट्रवाद के लिए वरदान सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने उस पवित्र रोमन साम्राज्य को भंग कर दिया जिसके चंगुल से मुक्त हुए बिना जर्मनों के स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के स्वप्न की पूर्ति होना असंभव था। साथ ही उसने छोटे छोटे जर्मन राज्य को मिलाकर राइन संघ जैसी बड़ी बड़ी इकाइयों का निर्माण करके जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात किया। वियना कांग्रेस 1815। नेपोलियन के पतन के पश्चात
यूरोप की पुनर्व्यवस्था के लिए सन 1815 में आयोजित वियना कांग्रेस ने जर्मन राष्ट्रवादियों की आशाओं पर भारी तुषारपात कर दिया। उन्हें आशा थी कि नेपोलियन की पराजय में जर्मनी के भारी योगदान के पुरस्कार स्वरूप वियना कांग्रेस में एक स्वाधीन व संगठित जर्मन राज्य की स्थापना का निर्णय अवश्य लिया जाएगा। किंतु वियना कांग्रेस पर ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख की काली छाया हावी थी। अतः मेटरनिख के दुराग्रह के सामने झुककर वियना कांग्रेस ने जर्मन भाषी प्रदेश को 39 राज्यों में विभाजित कर ऑस्ट्रिया की अध्यक्षता में एक ढीले ढाले संघ का निर्माण कर दिया। महज दिखावे के लिए सबसे बड़े जर्मन राज्य प्रशा को इस संघ का उपाध्यक्ष बना दिया। इस प्रकार एक स्वतंत्र जर्मन ध्वज के नीचे संगठित जर्मन राज्य की स्थापना का राष्ट्रवादी सपना अधूरा ही रह गया। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत फ्रैंकफर्ट में संघीय संसद डायट की स्थापना तो की गई, किंतु उसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों को बैठने का अधिकार दिया गया। अब ये जर्मन राजा ही अपने निहित स्वार्थ के कारण जर्मन एकीकरण के मार्ग में रोड़ा बन गए। द्वितीय चरण। वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित व्यवस्था से जर्मन राष्ट्रवादियों को गहरी निराशा हुई। उन्होंने इस व्यवस्था को जर्मन राष्ट्रवाद के प्रति विश्वासघात की संज्ञा दी। युद्ध से लौटने वाले वीरों ने विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय अपमान की भावना से भर दिया। इस निराशापूर्ण वातावरण में विश्वविद्यालयों ने पुनः देश का नेतृत्व संभाला। जेना विश्वविद्यालय के छात्रों ने जर्मन राष्ट्रवाद का प्रचार करने के उद्देश्य से एक समिति बर्सशेफ्ट की स्थापना की। 2 वर्ष के भीतर ही 16 विश्वविद्यालयों में उसकी शाखाएं फैल गई और जेना विश्वविद्यालय इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया। छात्र समिति ने लीपजिग युद्ध की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 18 अक्टूबर 1817 को वार्टबुर्ग के एक मेला आयोजित करने का निर्णय ले लिया। इस मेले में सभी विश्वविद्यालयों से सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहां देशभक्ति के गीत गाए गए, उदारवादी प्राध्यापकों ने जोशीले भाषण दिए। सायंकाल को मेटरनिख की अर्थी भी जलाई गई। वार्टबुर्ग मेले के समाचार से मेटरनिख चिंतित हो उठा और वो जर्मन राष्ट्रवाद के इस उभार को शुरू में ही कुचल देने का उपाय सोचने लगा। उसके सौभाग्य से मार्च 1819 में एक जर्मन राष्ट्रवादी छात्र कार्ल सेन ने कॉटजव्यू नामक एक अधिकारी की, जिसे रूसी जार का गुप्तचर माना जाता था, हत्या कर डाली। कार्लस्वाद का आदेश 1819। मेटरनिख ने इस हत्या का पूरा लाभ उठाया। सर्वप्रथम उसने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय को भेंट करके अपनी दमनकारी नीति के समर्थन का वचन प्राप्त किया। फिर कार्लस्वाद नामक स्थान पर उसने जर्मन राजाओं का सम्मेलन बुलाया और उनसे कई दमनकारी आज्ञाओं पर, जिन्हें कार्लस्वाद आदेश के नाम से जाना जाता है, स्वीकृति की मुहर लगवा ली। राजाओं को स्वीकृति मिल जाने के पश्चात फ्रैंकफर्ट संसद द्वारा इस दमनकारी कानूनों के पास होने की औपचारिकता पूरी होने में बाधा ही क्या थी। इस कार्लस्वाद आदेशों के अंतर्गत प्रत्येक राजा को छात्रों और अध्यापकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विश्वविद्यालयों में गुप्तचरों को नियुक्त करने, उदारवादी अध्यापकों को बर्खास्त करने, छात्र संगठनों पर रोक लगाने, छात्रों का निष्कासन करने, समाचार पत्रों पर कठोर अंकुश लगाने व राज्य विरोधी षड्यंत्रों को रोकने के लिए विशेष आयोगों को नियुक्त करने के असीमित अधिकार दे दिए गए। इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए राजा की ओर से एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया और इस प्रकार जर्मन राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए भारी दमन चक्र प्रारंभ हो गया। अनेक उदार राष्ट्रवादी छात्र व अध्यापक दमन की चक्की में पीस दिए गए, जिसके फलस्वरूप जर्मन एकीकरण को आंदोलन कुछ समय के लिए शिथिल पड़ गया और जर्मन राष्ट्रवादियों को दृढ़ विश्वास हो गया कि जर्मन एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है, दूसरी बाधा जर्मन राजाओं का स्वार्थ है। कुछ समय के लिए जर्मन राष्ट्रवादी आंदोलन की मुख्य मांग राज्यों में उदार संविधान की स्थापना बन गई। मेटरनिख की इस दमन नीति का परिणाम था कि सन 1830 में जुलाई क्रांति की जो लहर फ्रांस से उठकर पूरे यूरोप पर छा गई थी, उससे भी जर्मन भाषी राज्य लगभग अछूते ही रह गए। उस समय कुछ छोटे छोटे राज्यों ने उदारवादी संविधान लागू करने की मांग को स्वीकार तो कर लिया, किंतु मेटरनिख ने कार्लस्वाद आदेशों को पुनः कड़ाई से लागू करने इन संविधानों को क्रियान्वित नहीं होने दिया। 1830 की क्रांति का लाभ उठाकर मेटरनिख ने राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा दी, सारे परिसंघ में समाचार पत्रों पर कड़े बंधन लगा दिए
और विश्वविद्यालयों पर पहले से भी कठोर अंकुश लागू कर दिए। इस दमन चक्र के फलस्वरूप ऊपर से तो जर्मनी एकीकरण का आंदोलन ठंडा दिखाई देने लगा, किंतु भीतर ही भीतर राष्ट्रीयता की चिंगारी सुलगती रही। जर्मन राष्ट्रवादियों को पक्का विश्वास हो गया कि मेटरनिख व ऑस्ट्रिया के चंगुल से मुक्त हुए बिना जर्मनी का एकीकरण असंभव है, और ऑस्ट्रिया से मुक्ति तभी मिल सकती है जब विभिन्न राज्यों में लोकतांत्रिक संविधान लागू हो और सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली जर्मन राज्य अर्थात प्रशा जर्मन एकीकरण के आंदोलन का अगुवा बनने को तैयार हो। किंतु प्रशा के राजा ऑस्ट्रिया के वर्चस्व को चुनौती देने का साहस नहीं बटोर पा रहे थे। इसके लिए राष्ट्रवादी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। 1848 की फरवरी क्रांति, और ये अवसर उन्हें प्राप्त हुआ सन 1848 में। फरवरी 1848 में फ्रांस में पुनः क्रांति की आंधी उठी और यूरोप में छा गई। इस बार ये आंधी इतनी प्रचंड थी कि इसने जर्मन राष्ट्रवाद के सबसे बड़े शत्रु मेटरनिख को भी ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री की गद्दी पर से उठाकर नीचे फेंक दिया। मेटरनिख के पतन का समाचार प्राप्त होते ही जर्मन राष्ट्रवादियों के हौसले बुलंद हो गए और वो उदार संविधान को लागू करने की मांग लेकर अपने अपने जर्मन राजाओं पर चढ़ दौड़े। जन उभार की इस प्रचंड आंधी के सामने झुककर प्रशा सहित अनेक राजाओं ने अपने यहाँ उदार संविधान लागू कर दिए। प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने वचन दिया कि वो जर्मनी के एकीकरण में पूर्ण सहयोग देगा। इन सफलताओं से उत्साहित होकर नरमदलीय राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में हिंडलबर्ग में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें संयुक्त जर्मनी के लिए संविधान तैयार करने के हेतु जनता द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय संसद को बुलाने का निर्णय लिया गया। परंतु चुनाव भी हो गए और मई 1848 में फ्रैंकफर्ट में जर्मनी की प्रथम राष्ट्रीय संसद का अधिवेशन भी विधिवत प्रारंभ हो गया। इस संसद के 600 सदस्यों में से लगभग 3/4 लोग प्राध्यापक, पत्रकार व वकील आदि पेशों से संबंधित बुद्धिजीवी थे। संयुक्त जर्मनी के लिए एक संघीय, उदार व लोकतंत्रवादी संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया, किंतु क्योंकि अधिकांश संसद सदस्य बुद्धिजीवी वर्ग के थे, अतः वो एक वर्ष तक इसी सैद्धांतिक और दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझे रह गए कि भावी जर्मन नागरिक के मूल अधिकार क्या हो, संयुक्त जर्मनी की सीमाएं क्या हो, उनमें ऑस्ट्रिया को सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं, संयुक्त जर्मनी का अध्यक्ष कौन हो, प्रशा का राजा अथवा ऑस्ट्रिया का सम्राट, अध्यक्ष के अधिकार क्या हो, आदि आदि। एक वर्ष लंबी दार्शनिक बहस के पश्चात फ्रैंकफर्ट संसद निम्नलिखित निर्णयों पर पहुंच गई। 1. संयुक्त जर्मनी की सीमाओं के अंतर्गत विशुद्ध जर्मन भाषी क्षेत्रों को ही सम्मिलित किया, अर्थात बहुभाषी ऑस्ट्रिया साम्राज्य को उससे बाहर रखा जाए। 2. जर्मनी को एक आनुवांशिक साम्राज्य का रूप दिया जाए और प्रशा के राजा को उसका अध्यक्ष पद सौंपा जाए। 3. प्रशा का राजा अध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड के राजा के सामने केवल संवैधानिक राजा रहे। राज्य की वास्तविक शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित संसद के पास रहेगी। इस निर्णय पर पहुंचकर फ्रैंकफर्ट संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल को प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के पास संयुक्त जर्मनी के शासक का ताज अपने सिर का धारण करने पर निमंत्रण लेकर भेजा, किंतु तब तक हवा का रुख बिल्कुल बदल चुका था। जनता में क्रांति का जोश ठंडा हो गया था और जन उभार शांत हो चुका था। ऑस्ट्रिया भी क्रांति के प्रथम आघात और मेटरनिख के पतन से उत्पन्न दहशत से संभल चुका था। ऑस्ट्रिया का शासन सूत्रों पर प्रतिक्रियावादियों की पकड़ पुनः मजबूत हो गई थी और इसलिए ऑस्ट्रिया ने फ्रैंकफर्ट संसद के वैधानिक अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए उसके द्वारा निर्मित संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ऑस्ट्रिया ने घोषणा कर दी कि वो न तो जर्मनी परिसंघ से बाहर निकलेगा और न ही जर्मन प्रांतों का ऑस्ट्रिया के राजवंश से संबंध विच्छेद सहन करेगा। ऑस्ट्रिया की इस धमकी में निहित खतरों को समझकर प्रशा के राजा के हाथ पांव फूल गए। संयुक्त जर्मनी के ताज को धारण करने का अर्थ होता ऑस्ट्रिया से युद्ध, जिसकी ताकत 1849 के प्रशा में कदापि नहीं थी, और अगर फ्रेडरिक विलियम युद्ध का खतरा मोल ले भी तो कैसे ताज के लिए, जो केवल दिखाऊ है, जिसके पास ताकत तनिक भी नहीं, क्योंकि ताकत तो जनता द्वारा निर्वाचित संसद के पास रहेगी। कौन राजा चाहेगा कि वो जनप्रतिनिधियों के हाथ की कठपुतली बनकर नाचे?
अतः प्रशा के राजा ने फ्रैंकफर्ट संसद के प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि नाली से मिले हुए ताज को पहनने को मैं तैयार नहीं। ऑस्ट्रिया की धमकी और प्रशा की अस्वीकृति ने फ्रैंकफर्ट संसद की सब किए धरे पर पानी फेर दिया और संवैधानिक प्रक्रिया से लोकतांत्रिक व संयुक्त जर्मनी के निर्माण का उदारवादी राष्ट्रवादियों का सपना धूल धूसरित हो गया। चुंगी संघ। जोल वरिन। जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण के अब तक के प्रयत्न भले ही विफल रहे हों, किंतु एक अन्य क्षेत्र में एकीकरण की ये प्रतिक्रिया बड़ी तेजी से किंतु चुपचाप आगे बढ़ रही थी और वो था आर्थिक क्षेत्र। 1848 के पूर्व जर्मनी भर में जगह जगह चुंगी नाके मौजूद थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते समय व्यापारी सामान पर चुंगी देने पड़ती थी। स्वयं प्रशा के भीतर प्रत्येक जिले की स्वतंत्र चुंगी व्यवस्था होने के कारण 67 चुंगी क्षेत्र विद्यमान थे। इस कारण व्यापार और एकता के मार्ग में बड़ी बाधा पड़ती थी। प्रशा उन दिनों औद्योगिकरण और व्यापार के क्षेत्र में प्रगति कर रहा था और ब्रिटेन से टक्कर लेने के भी सपने पालने लगा था। चुंगी नाकों का वो बाहुल्य प्रशा के अर्थ मंत्री मासेन को बहुत चुभा और उसने 1818 में चुंगी सुधार कानून बनाकर प्रशा के भीतर व्यापार व आंतरिक चुंगी मास्कर समाप्त कर दिए, किंतु जो माल बाहर से अथवा अन्य जर्मन राज्यों से प्रशा में आता था उस पर भारी चुंगी लगा दी। इससे प्रशा के व्यापारियों को लाभ और अन्य जर्मन राज्यों के व्यापारियों को हानि होने लगी और वे इस समस्या का कोई उपाय खोजने लगे। ऐसी स्थिति में प्रशा ने अन्य जर्मन राज्यों को भी नई चुंगी व्यवस्था में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया और प्रवेश कर संघ यानी जोलवरिन को गठित करने का प्रस्ताव रखा। जोलवरिन की मुख्य शर्त थी राज्यों में परस्पर स्वतंत्र व्यापार होगा, चुंगी की दरें भी समानतों पर समान होंगी और चुंगी से प्राप्त धन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में आपस में बांट में लिया जाएगा। धीरे धीरे जर्मन राज्य इस जोलवरिन में सम्मिलित होने लगे। प्रारंभ में बहुत राज्यों ने इसका विरोध भी किया। स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा चुंगी संगठन भी खड़े हुए, किंतु अंततः एक एक करके सभी जर्मन राज्य जोलवरिन के सदस्य बन गए। इस आर्थिक संघ की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ऑस्ट्रिया इसके बाहर था और इसका नेतृत्व प्रशा के पास था। इस प्रकार जोलवरिन ने जर्मन के राज्य को आर्थिक एकता के बंधन में बांध दिया, उन्हें ऑस्ट्रिया के बिना एकत्र होने और निर्णय लेने का अवसर प्रदान किया और प्रशा के नेतृत्व के प्रति उनमें आस्था को जन्म दिया। जोलवरिन के फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक एकता व समृद्धि ने राजनीतिक एकीकरण की भावना को भी ठोस आधार प्रदान किया। वस्तुतः जोलवरिन ने जो आधार भूमि तैयार की, उसी पर खड़े होकर तृतीय चरणों में पहुंचकर बिस्मार्क के हाथों प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का सपना साकार हो सका। तृतीय चरण 1862 से 1870। विलियम प्रथम। 1848 की क्रांति की विफलता के पश्चात जब जर्मन राष्ट्रवादियों के मन मुरझाए हुए थे और निकट भविष्य में जर्मनी के एकीकरण की संभावनाएं क्षीण हो गई थीं, तभी प्रशा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हो गया। 1861 में दुर्बल मना फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के पश्चात उसका भाई विलियम प्रथम प्रशा की राज्य गद्दी का मालिक बन गया। उसकी मूल प्रवृत्ति सैनिक थी, वो नेपोलियन के विरुद्ध युद्धों में भाग ले चुका था, अतः प्रशा के प्रति निष्ठा के साथ साथ वो जर्मन एकीकरण का भी पक्षपाती था, किंतु उसका दृढ़ विश्वास था कि जर्मनी का एकीकरण संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा न होकर सैनिक शक्ति के द्वारा होगा, क्योंकि सैनिक शक्ति के द्वारा ही ऑस्ट्रिया के वर्चस्व को जर्मन प्रदेशों पर से समाप्त करना संभव हो सकता था और ये कार्य प्रशा की सैनिक शक्ति की छत्र छाया में ही संभव हो सकेगा। वो प्रशा में जर्मनी का विलीनीकरण करने का सपना देखता था और प्रशा पर अपने राजवंश का स्थायी प्रभुत्व भी चाहता था। अपने इस स्वप्न की पूर्ति के लिए विलियम प्रथम ने प्रशा की सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ाने का निश्चय किया और इसके लिए वान रून को प्रशा का युद्ध मंत्री तथा मोल्टके को प्रधान सेनापति नियुक्त किया, किंतु सैन्य विस्तार के लिए आवश्यक धन की स्वीकृति देने का अधिकार संसद के पास था। संसद में संविधानवादियों का बहुमत था, जो सैनिक शक्ति के अत्यधिक विस्तार के पक्ष में नहीं थे। विलियम प्रथम के बहुत आग्रह पर उन्होंने 1 साल तो अनुदान पर स्वीकृति दे दी, किंतु अगले वर्ष इनकार कर दिया। अब विलियम प्रथम ने स्वयं को बहुत विषम स्थिति में फंसा हुआ पाया। उसके सामने 3 ही विकल्प थे। 1, या तो वो संसद के सामने आत्मसमर्पण कर दे और सैन्य शक्ति के विस्तार के विचार को त्याग दे। 2,
अथवा वो संसद को बर्खास्त करके एक निरंकुश शासक बन बैठे। 3. अथवा वो राजपद से त्यागपत्र देकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करे। बिस्मार्क। इस असमंजस की मनस्थिति में ही उसका ध्यान ऑटो वान बिस्मार्क की ओर गया, जो उस समय प्रशा के राजदूत के रूप में फ्रांस की राजधानी पेरिस में नियुक्त था। मनुष्य का अच्छा पारखी होने के नाते विलियम प्रथम को लगा कि शायद बिस्मार्क ही उसे विषम स्थिति से बाहर निकाल सकता है, और यही धारणा सही भी निकली। बिस्मार्क से पहली वार्ता में ही उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसके और बिस्मार्क के विचारों में कहीं कोई अंतर नहीं है। वियना कांग्रेस वर्ष 1815 में एक सीमांत परिवार जन्मा बिस्मार्क भी विलियम प्रथम के समान ही प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण, सैन्य शक्ति और राजतंत्र का कट्टर उपशासक बन गया। 1851 से 1859 तक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में प्रशा के राजा के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहने के कारण बिस्मार्क जर्मन राज्यों की राजनीति, जर्मन एकीकरण की समस्या एवं ऑस्ट्रिया की कार्यशैली से पूरी तरह परिचित था। 1859 से 1862 तक रूस और उसके पश्चात फ्रांस में प्रशा का राजदूत रहने के कारण उसे यूरोप की राजनीतिक शतरंज की भी पूरी जानकारी थी। वो रूस के जार का विश्वास प्राप्त कर चुका था और फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के व्यक्तित्व तथा कार्यशैली का उसने बहुत सूक्ष्म अध्ययन कर लिया था। अपने इस लंबे कूटनीतिक अनुभव के कारण वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, और इसलिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को 1862 में प्रशा का चांसलर पद सौंप दिया। विलियम प्रथम और बिस्मार्क का ये मिलन ही जर्मन एकीकरण के लिए वरदान सिद्ध हो गया। रक्त और लोहे की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। प्रधानमंत्री पद संभालते ही बिस्मार्क ने अपना कार्यक्रम निर्धारित कर दिया था। उसका विश्वास था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए पहले ऑस्ट्रिया को जर्मनी से खदेड़ना होगा, आगे चलकर फ्रांस से भी युद्ध करना पड़ सकता है, इसलिए कूटनीतिक मोर्चाबंदी के साथ साथ प्रशा की सैनिक शक्ति को भी बढ़ाना होगा। इसलिए जब प्रशा की पार्लियामेंट ने उसके अनुरोध करने पर भी सैनिक योजनाओं के लिए धनराशि देने से मना कर दिया, तो बिस्मार्क ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी कि आज की हमारी समस्या केवल व्याख्यान देने और बहुमत से प्रस्ताव पास करने से हल नहीं होगी, अपितु रक्त और लोहे से सुलझेगी। और इसलिए उसने 4 वर्ष तक विधानसभा की अनुमति प्राप्त न होने पर भी जनता से कर वसूल करके प्रशा के सैन्य शक्ति में वृद्धि की योजनाओं को क्रियान्वित करके दिखा दिया। पहला कदम। प्रशा की सैन्य शक्ति की वृद्धि के साथ ही बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के प्रभाव को कम करने के अवसरों की खोज में लगा रहा। उसे प्रथम अवसर मिला जब 1863 में ऑस्ट्रिया ने जर्मन संघ में सुधार के उपायों पर विचार करने के लिए जर्मन राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया। बिस्मार्क समझ गया कि सम्मेलन का उद्देश्य जर्मन संघ में ऑस्ट्रिया की स्थिति को मजबूत करना है, अतः उसने अपने राजा विलियम को उस सभा में भाग लेने के लिए नहीं जाने दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया की योजना विफल हो गई। यूरोप में ऑस्ट्रिया की मित्रविहीन बनाने और प्रशा के लिए महाशक्तियों की सद्भावना प्राप्त करने की दिशा में भी बिस्मार्क ने अपने कूटनीतिक प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। 1863 में जब पोलैंड वासियों ने रूस के विरुद्ध विद्रोह किया, तो जर्मनी का लोकमत पोलैंड के पक्ष में होने पर भी बिस्मार्क ने विद्रोह के दमन के में रूस को सहायता देकर जार की मैत्री अर्जित कर ली। ऑस्ट्रिया का रुख पोलैंड के लोगों के पक्ष में होने के कारण रूस और उससे और भी अधिक अप्रसन्न हो गया। उधर बिस्मार्क ने 1863 के फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के साथ व्यापारिक संधि कर ली। डेनमार्क से युद्ध। कूटनीतिक मोर्चे पर प्रशा की स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ ही बिस्मार्क प्रशा को जर्मन हितों का एकमात्र संरक्षक सिद्ध करने का मौका भी ढूंढ रहा था। इसी समय बिस्मार्क के सौभाग्य से श्लेस्विग और हॉलस्टीन नामक 2 जर्मन डचियों की समस्या ज्वलंत रूप धारण करके सामने आ गई। डेनमार्क और जर्मनी के मध्य स्थित ये दोनों जर्मन डाचियों कई शताब्दियों से डेनमार्क के राजा की व्यक्तिगत जागीर मानी जाती थी। डेनमार्क के राजा के अधीन होते हुए भी वो डेनमार्क का अंग नहीं थी। बहुत समय से डेन लोगों इन डचियों के डेनमार्क में विलीनीकरण की मांग उठा रहे थे, जबकि वहां की जर्मन भाषी जनता जर्मन में शामिल होना चाहती थी। संयोग से 1863 में डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक की मृत्यु हो गई। उसके कोई सीधा पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था और इन डचियों के लिए लागू सैलिक कानून के अनुसार कोई स्त्री उन पर शासन करने का अधिकारिणी नहीं बन सकती थी। ऐसी स्थिति में फ्रेडरिक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी नवम क्रिश्चियन ने श्लेस्विग को डेनमार्क में मिला दिया और हॉलस्टीन को डेनमार्क के साथ कड़े बंधनों में जकड़ दिया।
उसके इस कदम को श्लेस्विग और होल्स्टीन की जनता ने घोर विरोध किया। ऑक्सटेनबर्ग के ड्यूक का पुत्र इन डचियों पर अपने अधिकार का दावा पेश करने और जर्मन जनता के विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए इन डचियों में पहुंच गया। जर्मन संघ की सभा ने उसका समर्थन किया और एक संघीय सेना ने होल्स्टीन पर अधिकार कर लिया। जर्मन संघ के संरक्षक के रूप में ऑस्ट्रिया का भी समर्थन इस सब कार्रवाई को प्राप्त था। इस सब उथल पुथल में बिस्मार्क ने प्रशा के लिए एक अमूल्य अवसर देखा। उसकी दृष्टि में प्रशा के नाविक विकास की योजना में इन प्रदेशों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। वो चाहता था कि किसी प्रकार ये डचियां प्रशा के अधिकार में आ जाए, पर जर्मन संघ बीच में कूद चुका था। इसलिए प्रशा के अकेले कदम उठाने पर जर्मन संघ और ऑस्ट्रिया दोनों के सम्मिलित विरोध का खतरा सामने था। इसलिए बिस्मार्क ने कूटनीति का एक विचित्र दांव फेंका। उसने ऑस्ट्रिया के नए प्रधानमंत्री काउंट रेगबर्ग के साथ अपनी व्यक्तिगत मैत्री का लाभ उठाया और उसके साथ एक गुप्त समझौता कर लिया कि ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों मिलकर अन्य जर्मन राजाओं के हस्तक्षेप के बिना ही इस समस्या को सीधे हल करें और दोनों डचियों का आपस में बंटवारा कर ले। ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर डेनमार्क पर लंदन की संधि को भंग करने का आरोप लगाया और 48 घंटे के भीतर नए संविधान को रद्द करने की मांग की। नवे क्रिश्चियन ने इस मांग को नहीं माना। इस पर ऑस्ट्रिया पर प्रशा की सेनाओं ने मिलकर डेनमार्क पर हमला कर दिया। बेचारा नन्हा सा डेनमार्क इन दो विशाल सेनाओं के सामने कैसे टिक पाता। उसने पराजय मान ली और 1864 में वियना की संधि करके श्लेस्विग व हॉलस्टाइन के साथ ही लॉबेनबर्ग की डची को भी ऑस्ट्रिया और प्रशा के संयुक्त अधिकार में सौंप दिया। ऑस्ट्रिया से युद्ध की तैयारी। अब इन डचियों के प्रभुत्व को लेकर ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। ऑस्ट्रिया श्लेस्विग और हॉलस्टाइन को ऑक्सटेनबुर्ग के ड्यूक को सौंपना चाहता था, जबकि बिस्मार्क मन ही मन उन्हें प्रशा में सम्मिलित करना चाहता था, पर खुलकर कुछ नहीं कह पाता था। इस प्रश्न पर ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ का समर्थन प्राप्त था। बिस्मार्क चाहता था कि किसी प्रकार इस प्रश्न को जर्मन संघ से बाहर रखा जाए, अतः उसने 1865 में ऑस्ट्रिया के साथ गेस्टाइन की संधि कर ली, जिसके अनुसार लाबेनबुर्ग की डची को प्रशा को बेच दिया गया, श्लेस्विग को प्रशा के और हॉलस्टाइन को ऑस्ट्रिया के अधिकार में रखा गया। पर हॉलस्टाइन में कील बंदरगाह पर अधिकार करने और एक नहर का निर्माण करने का अधिकार भी प्रशा को मिल गया। साथ ही इन डचियों के प्रश्न को संघीय सभा के सामने न लाने का भी वचन दिया गया। ये समझौता करके ऑस्ट्रिया बुरी तरह बिस्मार्क के चंगुल में फंस गया था। उसे दक्षिण में स्थित हॉलस्टाइन मिला था, जो सब ओर से प्रशा से घिरा हुआ था। इस कारण बिस्मार्क को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उपद्रव भड़काकर ऑस्ट्रिया को उत्तेजित करने का अवसर आसानी से प्राप्त था, और यही उसने किया भी। ऑस्ट्रिया से परेशान होकर हॉलस्टाइन की डची को ऑस्टेनबुर्ग के ड्यूक को देने के आंदोलन को प्रोत्साहित किया और एक दिन इस प्रश्न को संघीय सभा के सामने प्रस्तुत करने का विचार भी प्रकट कर दिया। बिस्मार्क की सैनिक तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। ऑस्ट्रिया के इस अदूरदर्शी कदम ने उसे युद्ध का मनचाहा अवसर प्रदान कर दिया। उसने ऑस्ट्रिया पर गेस्टाइन की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कूटनीतिक मोर्चाबंदी प्रारंभ कर दी। रूस की तटस्थता की व्यवस्था उसने पोल विद्रोह के समय ही कर ली थी। 1865 में बिस्मार्क नेपोलियन तृतीय से बियारिट्ज नामक संस्थान पर गुप्त रूप से मिला। उनकी राष्ट्रीय प्रेम की भावना को बिस्मार्क ने खूब उभारा और साथ ही फ्रांस की तटस्थता के पुरस्कार स्वरूप बेल्जियम या राइन नदी के तट पर कोई प्रदेश की अस्पष्ट सी आशा भी नेपोलियन के मन में जगा दी। इधर इटली के राजा विक्टर इमैनुअल को उसने इस शर्त पर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध दक्षिणी सीमा पर लड़ाई छेड़ने के लिए तैयार कर लिया कि युद्ध महीने के भीतर छिड़ जाएगा और प्रशा की विजय की स्थिति में इटली का वेनेशिया प्रांत ऑस्ट्रिया से छीनकर इटली को सौंप दिया जाएगा। कुछ समय के लिए नेपोलियन तृतीय का मन डगमगा गया था और उसने कूटनीतिक मध्यस्थता का जाल बिछाकर बिस्मार्क को बड़ी असमंजस की स्थिति में पटक दिया था, किंतु ऑस्ट्रिया की अदूरदर्शिता यहाँ भी बिस्मार्क के काम आई और ये संकट भी पार हो गया। पार्ट 11 जर्मन का एकीकरण का शेष भाग सुनने के लिए कृपया अगली फाइल को सुनें।